बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखो, ये निकाह जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और जितना सादगी के साथ में निकाह होगा उतना ज़्यादा बेहतर है। मुझे ये निकाह बहुत पसंद आया आपका, माशाअल्लाह। दूल्हे मियाँ भी जो है एकदम सीधे सादे कपड़े पहन के आ गए मस्जिद में, आप लोग भी सादगी के साथ में आ गए। अब जो पैसा हम लोग निकाहों में खर्च करते वही पैसा दूसरी चीज़ों में खर्च करो ना। लोग 2 लाख 2.5 लाख रुपये निकाह में लगाते और निकाह के 1 महीने के बाद फिर कर्जा मांगते फिरते रहते। अरे यार, धंधा कारोबार सेट नहीं हो रहा, बोले 50,000 है क्या रे उधार, 25,000 है क्या उधार, 10,000 है क्या उधार, फिर घर चलाने के वांदे आ जाते। तो मैं क्या बोलता हूँ लड़की वालों को भी लड़के वालों को भी कि भाई तुम इतना खर्चा मत करो। लड़की वाले भी जो दिखावे के वास्ते 70,000 का उन्होंने वो ले लिए, क्या रहता वो हॉल ले लिए, कैटरर को 1.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, डेकोरेशन में 30,000 रुपये खर्चा कर दिए, 2.5 लाख उसमें चले गए, जहेज में 2.5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, रुके वगैरह छापने में, दावत देने में 1 लाख, 6 लाख उसमें चले गए। अरे इससे मत खर्चा करो। वो 6 लाख रुपये में अपनी बेटी के वास्ते एक आधा प्लॉट लो और बेटी के नाम पे रजिस्ट्री करके रख दो। बेटी के नाम पे एक आधा फ्लैट ले लो। बहुत सारे एरियो में जहाँ नए नए काम चल रहे हैं वहाँ 6, 7, 8 लाख रुपये में आराम से फ्लैट मिलता। बेटी को दो, दामाद को मत दो। अपने बेटी के नाम पे रजिस्ट्रेशन करके दे दो और निकाह सादा करो। या सोना ले लो उतने पैसों का, सोने का रेट दिन ब दिन बढ़ते रहता, बेटी को दो अपने। या वो पैसे जो है, या फिर अगर तुमको दामाद तुम्हारा एकदम करीबी है, दामाद पे पूरा भरोसा है, बगैर मांगे के ससरे से मांगना ये शरीयत में जायज़ नहीं है। लेकिन ससरा अगर ये चाहता है कि नहीं भाई मेरी बेटी जो है वो मैं निकाह करके दे रहा हूँ, मेरी बेटी खुशहाल रहे, इसलिए बजाय वो जो 5-6 लाख रुपये शादी में लगने वाले हैं, अगर मैं अपने दामाद को कारोबार सेट करके दे दूँ या उसको धंधे कारोबार से लगा दूँ तो मेरी बेटी खुशहाल रहेंगी। और ये जो लड़का है ये भी अगर 2-2.5 लाख रुपये इसमें खर्च करने की बजाय वो पैसे को बिजनेस में लगाए, कारोबार में लगाए, तो दोनों की ज़िंदगी खुशहाल गुजरेंगी। होता क्या हमारे समाज में मैंने देखा हूँ, कर्जे लेके लोग शादी ब्याह में धूम धड़ाके से, असल में चलता कंपटीशन रिश्तेदारों के अंदर। 2 भाई है, 3 भाई है, एक भाई ने अपनी बेटी की शादी अगर जितने जोर शोर से किया तो दूसरा भाई बोलता मैं कम थोड़ी थे उससे। कौन सा हॉल लिया था उसने, लक्ष्मी नारायण लिया था क्या, अपन स्वर्ण मंगल कार्यालय लेंगे बोले। अरे स्वर्ण मंगल कार्यालय भी नहीं, उसके आगे जो गार्डन है कौन सा वो करेंगे बोले अपन, वो कौन सा पैलेस है वो करेंगे अपन कम थोड़ी से उससे। भाइयों भाइयों में कंपटीशन चलता, रिश्तेदारों में चलता, वो वजह से क्या होता, पैसे बर्बाद होते। और मैंने देखे हुआ हूँ ब्याज से पैसे लेके लोग क्या करते शादी ब्याह के अंदर, लड़कियों को भी देखा मैंने बहुत सारे, वो क्या करते ब्याज से पैसे ले लिए 50,000 रुपये दोस्तों के ऊपर खर्चा करने के वास्ते में, और कपड़े और उनकी शेरवानी और भिंगाना और बाजा और ताशा और गाजा, उसके साथ में निकाह हो रहा है। और निकाह के 8 दिन के बाद फिर वो कर्जे वाले खड़े हुए हैं बोकांडी के ऊपर, बोले हजरत 50,000 लिए थे, चलो हफ्ता आ गया बोले उसका जमा करने का। अब वो बेचारा परेशान है, तो क्या ज़रूरत है। और ये चीज़ें करने से क्या फ़ायदा है मैं आपको बताता हूँ। आपने अपने बेटी को 5-6 लाख का फ्लैट ले लिए, सोना चांदी लेके दे दिए, कुछ भी लिए। अब कल को अगर खुदा ना करे, क्योंकि ज़िंदगी है, दिन कभी किसके कैसे रहेंगे क्या रहेंगे बोल नहीं सकते हम, कुछ हालात आ गए, कुछ परेशानी आ गई, तो वो जो लड़की रहेंगी मजबूर बेचारी, उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने पैरों पे खड़े रहकर वो जो है उसके ज़रिए से अपने बच्चों की परवरिश कर सकती है, उसके ज़रिए से अपने बच्चों की तालीम तरबियत कर सकती है। वरना होता ये है, अगर कोई लड़की बेचारी ऐसी मजबूर हो जाए, कोई हालात उसके ऊपर आए, खुदा ना करे बेचारी के ऊपर कुछ ऐसे हालात आ जाए, तो वो टाइम पे कोई रिश्तेदार साथ नहीं देता, फिर कोई वो मासूम बच्चों के सर पे शफकत और प्यार से हाथ रखने वाला नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता। फिर ऐसी मजबूर लड़कियां जो रहती बेचारी, अच्छे अच्छे शरीफ घरानों की, जिनके माँ बापों ने 10-10 लाख रुपये शादियों में खर्च किए थे,
फिर वो ऐसे छोटे छोटे काम करने पे मजबूर हो जाती। किसी के वहाँ बर्तन धो रही है, किसी के वहाँ पोछा मार रही है, किसी के घर पे जाके उनके बच्चे संभाल रही है, या घर घर जाके ट्यूशन पढ़ा रही है। ये मजबूरी किसकी वजह से आई? उसके माँ बाप की वजह से। हमने जैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था वैसा किए नहीं। इसलिए मैं तो आजकल खास तौर पे ये बात बोलता हूँ लड़की वालों से कि भाई देखो, हमारे समाज में लड़कियों को पर्दे में रख के पढ़ाना ये कोई गुनाह नहीं है। अगर आप पूरे पर्दे का एहतमाम कराते हुए अपने बेटी को टीचर बना सकते हैं, डीएड करा सकते हैं, बिल्कुल कराइए। बीएड करा सकते हैं, बिल्कुल कराइए। डॉक्टर बना सकते हैं, क्योंकि लड़कियों में लड़कों के मुकाबले में टैलेंट जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। आप अगर परसेंटेज देखेंगे ओवरऑल इंडिया का या ओवरऑल महाराष्ट्र का किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे वो एसएससी का हो, एचएससी का हो, उसमें लड़कियों का परसेंटेज 90 के ऊपर होता है। लड़के जो होते हैं वो 50 के अंदर होते हैं, पास वाले जो होते हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियां पूरा कॉन्सेंट्रेट करती है पढ़ाई के ऊपर। अभी भी यूपीएससी की जो लिस्ट आई पूरे हिंदुस्तान में, जो 1078 बच्चों में जो बच्चे कलेक्टर बने हुए हैं, 1078 बच्चे जो कलेक्टर बने लाखों में से, उसमें पहला नाम किसका है? लड़की का है। लड़की पहले नंबर से कामयाब हुई। तो लड़कियां जो होती है वो बेचारी बहुत मेहनत से पढ़ती है। तो किसी की बहन बेटी को अगर वो पर्दे में रख के पढ़ा सकते हैं, ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, तो बनाओ ना आप। उसको डॉक्टर बनाओ, उसको इंजीनियर बनाओ, उसको बिल्कुल पढ़ाइए आप। बिल्कुल जायज़, ऐसा नहीं है कि नहीं जायज़ है, हमारे शरीयत में बिल्कुल जायज़ है लड़कियों को भी पढ़ाना। और कम से कम अगर नहीं ज़्यादा पढ़ा सकते तो मैं कहूँगा कि कम से कम डीएड तो हमने हर लड़की को कराना चाहिए। डीएड को ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता, और उसके कॉलेजेस भी अलग अलग रहते लड़कियों के, आराम से आप डीएड करा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कॉलेज में लड़कियां पढ़ रही है तो वहाँ बहुत बेपर्दा हो गई है। हमारे मोहल्ले के लड़की की मिसाल देता हूँ मैं, हमारे सैयद नगर की। हमारे यहाँ मुसलमान डॉक्टरनियाँ हैं कुछ ऐसी, उन्होंने ऐसे मोटे मोटे अल्फाज में लिखे हुआ है कि हमारे यहाँ पे मर्दों को आने की इजाज़त नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसका इलाज होता है? औरतों का इलाज होता है। मेल्स आर नॉट अलाउड बोल के वहाँ पे लिखा हुआ है। और वो डॉक्टर खुद इतना पर्दे का एहतमाम करती है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। पर्दे में जाती है, पर्दे में आती है, डॉक्टर होके उनके पास पर्दे का इतना एहतमाम है। तो कोई हर्ज नहीं है अगर लड़की पर्दे में रहते हुए पढ़ सकती है। मैं देखता हूँ बहुत सारी हमारी मुसलमान माँ बहनें जो हायर एजुकेटेड है, जो बड़े बड़े कंपनियों में जॉब करती है या कहीं हॉस्पिटल वगैरह में जॉब करती है, वो खाने की जब दोपहर में छुट्टी होती है तो पहले नमाज पढ़ती है, उनके साथ में मुसल्ला होता है उनका, फिर खाना खाने के लिए बैठती है। तो ऐसा नहीं है। हमारे माइंड असल में क्या बन चुके हैं कि लड़कियों को कॉलेजों में पढ़ाना नहीं बोले। अरे बाबा, तुम अगर तुम्हारे इसके अंदर पढ़ा रहे हो, काय के अंदर पढ़ा रहे हो, तुम्हारे कंट्रोल में पढ़ा रहे, तुम ला रहे ले जा रहे, तुम्हारे घर का माहौल सही है, तो तुम्हारी वो बच्ची नमूना बनेगी पूरे समाज मुआशरे के लिए। अगर चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। मेरी एक स्टूडेंट है, अभी उसका एमबीबीएस का फाइनल ईयर है, माशाअल्लाह वो बच्ची नमूना है। वो नमूना वो उसके पूरे महल्ले के लिए, पूरे एरिया के लिए, और तुम्हारे बोकोड़ी के करीब का ही वो एरिया है। मैं वो एरिया का नाम मुनासिब नहीं समझता हूँ बताना, मैं पहले वहीं इमामत किया करता था। वो बच्ची माशाअल्लाह ऐसे पर्दे के एहतमाम के साथ में उसने 12वीं पास की, उसका मेडिकल को नंबर लगा, आज वो डॉक्टर बनने वाली है और फाइनल ईयर के अंदर है। पूरे पर्दे में वो जाती है, पूरे पर्दे में वो आती है। तो अगर मैं यही कहूँगा कि हमारे बच्चियों को हम क्या करें, ये पढ़ाए। और अगर नहीं पढ़ा सकते तो फिर कम से कम हर बच्ची को हम कुछ हुनर सिखाए अपने घरों के अंदर, जैसे मेहंदी लगाना है, जैसे कपड़े सीना है, ताकि हमारी बहन बेटियों को ऐसा कुछ हुनर आ जाए तो जो टाइम पे घर पे शोहर नहीं रहता है, वो खाली रहती है, बजाय टीवी देखने के, बजाय टाइम पास करने के, वो हमारी बहन बेटियां अपने हुनर के ज़रिए से कपड़े सी सकती है या ऐसे कुछ काम करेंगी। तो उसमें क्या होगा, दो फायदे होंगे। एक तो ये रहेगा कि मर्द का अपने शोहर का वो हाथ बटाएंगी। क्या करेंगी भाई? शोहर का हाथ बटाएंगी कि वो भी घर में कुछ काम कर रही है। शोहर भी तो उस वजह से उसका भी दिन सही तरीके से गुजरेगा, और शोहर को भी जो है उसकी वजह से थोड़ी सी ये मिल जाएंगी, सपोर्ट मिल जाएगा।
और अगर खुदा ना करे कल को हमारी वो बहन बेटी के ऊपर कुछ हालात आ जाए, कुछ परेशानी आ जाए, मजबूरी हो जाए, शोहर की तबीयत खराब हो जाए या शोहर घर में बैठ जाए, तो वो बहन बेटी अगर हमारी कपड़े उसको सीना आते होंगे या उसको मेहंदी लगाना आती होंगी या ब्यूटिशियन का जो कोर्स रहता, औरतों का जो ब्यूटिशियन का, वो भी जायज़ है हमारे शरीयत में, क्योंकि उसमें कुछ मर्दों से कोई वास्ता होता नहीं है, औरतों से ही होता है, तो घर में बैठे बैठे वो काम भी वो कर सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि पहली फुर्सत में हम अपने बच्चियों को अच्छी तालीम दिलाई, और अगर हम तालीम नहीं दिला सकते तो कम से कम आखिरी दर्जे का जो डीएड का कोर्स है वो हमने अपनी बेटियों को कराना चाहिए। और डीएड अगर नहीं करा सकते, हमारी उससे भी ज़्यादा मजबूरी है, तो कम से कम कपड़े सीना हमने अपनी बच्चियों को सिखाना चाहिए, मेहंदी लगाना सिखाना चाहिए, ऐसी चीज़ें जिसके ज़रिए से वो बहन बेटी हमारी कल को किसी की मोहताज ना बने। करेंगे भाई फिक्र, कोशिश इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ऐसी कम उम्र लड़कियां, आप जैसे हमारी ये जो बहन है इसकी उम्र 17-18 साल है, अब इसकी तालीम कहाँ तक हुई है? 10वीं तक हुई, 12वीं तक हुई, 5वीं तक हुई। अब हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से सहूलतें हैं। अब शोहर का काम है वो निकाह के बाद में वो अपनी बीवी को पढ़ा सकता है। एक 17 नंबर का फॉर्म आता है, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? 17 नंबर का फॉर्म भरने का, 10वीं का एग्ज़ाम देने लगाने का, 10वीं का एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद वैसी 17 नंबर का फॉर्म भर के आप 12वीं का एग्ज़ाम दे सकते। हमारे हिंदुस्तान में जितना तालीम हासिल करना आसान है और जितना सस्ता है पूरी दुनिया में कहीं नहीं, मगर हम लोग फ़ायदा ही नहीं उठाते। और देखो, अगर हमने ये सारे कोर्स करके रखे तो आगे चल के हमको नौकरी में सहूलतें रहती है। अब वो बच्ची की उम्र 18 साल है, वो डीएड आराम से कर सकती है, शोहर के घर पे रह कर भी कोई मसला नहीं है उसके अंदर, और टीचर बन सकती। और वो ज़माना गया रिश्वत का। आजकल जो टीचरों की लिस्ट आती है वो मेरिट के हिसाब से आती है। काय के हिसाब से आती है भाई? मेरिट के हिसाब से। वो ऑनलाइन आती है नेट के ऊपर, तुम्हारा नंबर लगा क्या नहीं लगा बोल के। 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे एक दोस्त है मौलाना, मुफ्ती साहब है वो, उनकी एज बार हो रही थी, मतलब अब ख़त्म होने को आ गया था उनका, मगर फिर भी उन्होंने 17 नंबर का फॉर्म भर के 12वीं पास किए, डीएड किए। 6 महीने रह गए थे एज बार होने को, मेरिट में उनका नाम आ गया, आज टीचर बन गए, मस्जिद में इमामत भी कर रहे, माशाल्लाह टीचर ही भी कर रहे। बोलो फ़ायदा हुआ क्या नहीं हुआ? तो हमने ये चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। और ऐसी जो कम उम्र हमारी, चाहे बीवी हो, बहन हो, हमारे कोई और रिश्तेदार हो, उनको आगे का एजुकेशन हमने दिलाना चाहिए, वो हमारे काम आने वाली चीज़ है। करेंगे इंशाअल्लाह फ़िक्र। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब निकाह की कार्रवाई जो है आगे होंगी इंशाअल्लाह।